चीन और जापान क्यों है जानी दुश्मन? जब भी जापान और चीन के दुश्मनी, बड़े रिश्ते और इतिहास की बात होती है तो 1937 में इसी महीने सितंबर में चीनी शहर नानजिंग में शुरू हुई कत्ले-आम और ज़रूर याद किया जाता है। जापानी सैनिक ने नानजिंग शहर को अपने कब्जे में लेकर हत्या, रेप और लूट और अंजाम शुरू कर दिया था। यह कत्लेआम 1937 में सितंबर महीने में शुरू हुआ था और 1938 में मार्च महीने तक चलता रहा। नानजिंग में उस वक्त के इतिहासकारों और चैरिटी संगठनों के अनुमान के मुताबिक 2.5 से 3 लाख लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया था। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। बड़ी संख्या में महिलाओं से रेप भी हुआ था। हालांकि जापान के ज़्यादातर इतिहासकार इस पैमाने पर कत्लेआम होने से इनकार करते हैं। वे रेप और हत्या की बात तो स्वीकार करते हैं लेकिन बड़ी तादाद से इनकार करते हैं। यह भी कहते हैं कि सारी चीज़ें युद्ध के दौरान हुई थी। 1931 में जापान के चीन और मंचूरिया में आक्रमण किया। जापान ने यह आक्रमण एक विस्फोट के बाद किया था जो जापानी नियंत्रण वाले रेलवे लाइन के पास हुआ था। इस दौरान जापानी सैनिकों के मुकाबला चीनी सैनिक नहीं कर पाए और जापान ने कई चीनी इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। जापान चीन और अपनी पकड़ मजबूत बनाता गया और चीन कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के गृह युद्ध में फंसा था। चीन और राष्ट्रवादी नेता चियांग काई शेक ने नानजिंग को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया था। कई जापानियों को लगता है कि चीन और जापान की ज़्यादती को वहाँ की टेक्स्ट बुक में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। हालांकि यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 1931 में जापान ने बड़ी आक्रामकता से चीन में मंचूरिया पर कब्जा किया था। इसके परिणाम फलस्वरूप 1937 में एक व्यक्ति युद्ध की शुरुआत हुई थी और लाखों चीनियों की मौत के बाद 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के अवसान के साथ इसका अंत हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में पूर्वी एशिया जंग का मैदान बना हुआ था। इस इलाके में राष्ट्रीय अस्मिता को केंद्र में लाने की दूसरे विश्व युद्ध की बड़ी भूमिका रही है। चीन आज की तारीख में आर्थिक और सैन्य शक्ति में काफ़ी आगे निकल चुका है, लेकिन इस सफ़र में उसके अतीत की भी खासी भूमिका रही है। चीन अपने अपमानजनक इतिहास को वह की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा बनाया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि इनके मुल्क को कितना अपमान सहना पड़ा। चीन अपने नागरिकों को याद दिलाते रहता है कि 1839 के पहले अफीम युद्ध लेकर दूसरे विश्व युद्ध तक कैसे जुल्म सहना पड़ा। चीनी नागरिकों को यह नहीं भूलने दिया जाता है कि जापान और पश्चिम के उपनिवेशवादियों ने कैसे अपमानित किया। चीन ने 2014 में नानजिंग में मरे गए लोगों को याद में हर साल 13 सितंबर छुट्टी रखने की घोषणा की थी। चीन जापान से नानजिंग नरसंहार के लिए माफ़ी भी मांग चुका है। चीन ने कहा था कि शिंजो आबे को नानजिंग स्मृति भवन में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। जब यूनेस्को के नानजिंग नरसंहार
से जुड़े दस्तावेज़ों को विश्व रिकॉर्ड के तौर पर सहेज आने का फैसला किया तो जापान ने कई आपत्ति जताई थी और उसने यूनेस्को को फंड देना भी बंद कर दिया। प्यू रिसर्च के मुताबिक जापान और चीन के नागरिकों में भी काफ़ी कटुता है। प्यू रिसर्च के अनुसार केवल 11% जापानी ही चीन के बारे में सकारात्मक राय रखते हैं, वहीं 14% चीनी जापानी के बारे में ठीक राय रखते हैं। कहा जाता है कि 1949 से 1976 के बीच माओ के दौर में नानजिंग में हुए कत्लेआम की अपेक्षा की गई। इसकी एक वजह यह है कि उस दौरान कम्युनिस्टों और राष्ट्रवादियों के बीच गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। राष्ट्रवादियों ने नानजिंग को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया था और 1930 के दशक में बहुत कम कम्युनिस्ट इस शहर में रहते थे। चीन में राष्ट्रवादी की हार के बाद 1949 में एकीकरण शुरू किया गया। कम्युनिस्टों का दावा है कि इन्होंने जापानियों से भी युद्ध जीता था और गृह युद्ध में भी जीत हासिल की थी। माओ की मौत के 6 साल बाद हालात तेज़ी से बदले। जुलाई 1982 में जापान के शिक्षा मंत्री एक टेक्स्ट बुक छपवाई और उसमें दूसरे युद्ध में जापान की भूमिका की लिपापोती की गई। चीन को लगा कि अगर जापान अपनी भूमिका को भूल रहा है तो वो उसे भूलने नहीं देगा। चीन ने इस नरसंहार को जुड़ा एक संग्रहालय खोला और जापानी टेक्स्ट बुक्स के कुछ हफ्ते बाद ही हुआ। 1982 के पहले चीन में नानजिंग नरसंहार को लेकर कोई भी दस्तावेज प्रकाशित नहीं किया गया था। चीन और जापान दुनिया की दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों देशों के बीच समस्या केवल राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि नागरिकों के स्तर पर भी है। अभी दोनों दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।